ठीक है गाइस, तो अब अप्रैल सेशन का साइंस एंड टेक से अपने को मंथली सीरीज स्टार्ट करना है। अंकित सर, आप स्टार्ट करिए। हम्म, तो हम लोगों का पहला टॉपिक है ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये न्यूज़ में इसलिए था अभी क्योंकि WHO डायरेक्टर जनरल और अभी मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर और अपने मोदी जी ने एक गुजरात के जामनगर में वर्ल्ड का पहला और ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसका फाउंडेशन स्टोन रखी है। तो इसमें सबसे पहले यही होगा कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन होती क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम लोग, तो WTO की डेफिनेशन जो इसमें दी है वो है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इज अ सम टोटल ऑफ द नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द थ्योरीज, बिलीफ एंड एक्सपीरियंसेस इंडिजिनस टू डिफरेंट कल्चर, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness. तो बेसिकली ट्रेडिशनल मेडिसिन वही हमारी नानी दादी की जो नॉलेज थी और वो वाली नॉलेज का ही जो हमारी थ्योरीज और बिलीफ पे डिपेंड करती थी, वो हर कल्चर में हर इंडिजिनियस होती हैं, तो उनके ही सम टोटल को ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। और अगर जो NCBI के नेशनल उसमें देखे, उसकी डेफिनेशन देखे, तो उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन refers to the health practices, approaches, knowledge and belief incorporating plant, animal and mineral based medicine, spiritual therapies, manual technique and exercise applied singularly or in combination to treat, diagnose and prevent illness or maintain well-being। तो ये ऑन द सेम पैटर्न पे ही डेफिनेशन है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया कि इसमें प्लांट, एनिमल और मिनरल बेस्ड वगैरह यूज होता है। तो अब हम ये इसमें सबसे पहले चीज से ये इम्पोर्टेंट आती है कि ये जामनगर में ही खुला है, ये वर्ल्ड का पहला एंड ओनली। तो अभी यूपी PCS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ है, तो जामनगर वाला आंसर इसका होगा। तो इसमें ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको क्या होगा ये इसमें देखते हैं कि मोर ऑन न्यूज में कि इमर्ज एज एन इंटरनेशनल हब ऑफ ग्लोबल वेलनेस। तो ये बेसिकली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन करेगा क्या, GCTM। तो ये करेगा सबसे पहला काम ये डेटा कलेक्ट करेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन से, जितना इम्पोर्टेंट इसका डेटा होगा उनके एनालिसिस करेगा, उनका अल्टरनेटिव मेडिसिन से लेके हेल्पफुल इन जो उसमें असेसमेंट करेगा उनकी क्वालिटी में, उनकी सेफ्टी में, उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी कन्वीनियंस में। और दूसरा काम करेगा कि ये गाइडेंस देगा टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द मेडिसिन। और फिर आगे हम देखते हैं, तो इसको जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हो या अल्टरनेटिव मेडिसिन हो, दोनों इसके ब्रॉड टर्म्स हैं, जो बेसिकली इसी को बोलते हैं कि हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द कंट्रीज ओन ट्रेडिशन और कन्वेंशनल मेडिसिन एंड आर नॉट फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द डोमिनेंट हेल्थ केयर सिस्टम। जो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम है साइंटिफिक बेस्ड वाला, उसमें डोमिनेंट हो, तो दे आर यूज्ड इन इंटरचेंजेबली विद ट्रेडिशनल मेडिसिन इन सम कंट्रीज। तो जो इंडिया का ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है उसको हम लोग आयुष बोलते हैं। तो आयुष में क्या क्या आ जाता है कि आयुष में हम लोग आयुर्वेदा आ जाता है, योगा आ जाता है, यूनानी आ जाता है, सिद्धा आ जाता है एंड होम्योपैथी आ जाता है। इसमें नेचुरोपैथी भी आता है और एक सोवा रिक्पा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रेगुलेट करती है, जो 2014 में बनी थी। तो एक और है कि इसमें 170 WHO के मेंबर हैं, उन्होंने 2018 में ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को एक्नॉलेज किया था। आगे चलते देखते हैं क्या एडवांटेज क्या क्या है। हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि लेस कैपिटल इंटेंसिव है। लेस कैपिटल इंटेंसिव होगा तो ये अफोर्डेबल हो जाएगा पुअर पीपल के लिए, कि ये रिलेटिवली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स होता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए। एंड ये बेटर हेल्थ आल्सो हैव द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ केयर सिस्टम इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। लेस कैपिटल इंटेंसिव होने की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में अच्छे आराम से पुअर पीपल को अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। और दूसरा है इसका इनहेंसिंग द एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। तो अगर देखा जाए खाली एलोपैथिक डॉक्टर को देखा जाए तो रूरल एरिया में ही इस समय हमारी कंट्री में 34% ही है। जो डिस्पाइट 71% ऑफ द कंट्रीज बीइंग प्रीडोमिनेंटली रूरल, 71% हम लोग की कंट्री रूरल है, इसका प्रोपोर्शन एलोपैथिक डॉक्टर में रूरल एरियाज में सिर्फ 34%, विच इज वेरी लो।
और फिर अगर प्रोपोर्शन ऑफ आयुष डॉक्टर इन सम ऑफ द पोरेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज हाई, अगर देखा जाए तो जो आयुष डॉक्टर हैं वो रूरल एरिया में वो काफ़ी हाई होता है उनका प्रोपोर्शन। उसके बाद देखें तो ये बेटर डिसीज मैनेजमेंट में काम आ सकता है। प्रिवेंशन इज मोस्ट वाइटल स्टेप ऑफ डिसीज मैनेजमेंट। तो जो आयुष मेडिसिन होती है वो एक प्रिवेंटिव केयर में बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। कोविड के टाइम पे हम लोगों ने बहुत लौंग का पानी वगैरह पिया होगा, तो वो इसी में आ जाता है। तो आल्सो आयुष डॉक्टर कुड बी रोप्ड इन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट डज नॉट नीड स्पेशलाइजेशन इन एलोपैथी। ऐसे काम में लाया जा सकता है उनको। नेक्स्ट है कि इम्प्रूविंग डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो। जो WHO की रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग 1000 पीपल पे एक डॉक्टर होना चाहिए। बट अगर खाली एलोपैथिक को हम लोग कंसीडर करें तो हमारे कंट्री में 1456 पेशेंट पे सिर्फ एक डॉक्टर अभी है। और अगर हम इसमें आयुष प्रैक्टिशनर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 800 लोगों पे एक पे डॉक्टर हो जाएगा। तो वो मच बेटर है WHO के रिकमेंडेशन से। और नेक्स्ट देखें तो ये इफेक्टिव है इन मैनेजिंग क्रॉनिक डिसीज। साइंटिफिक स्टडीज में ये सेवरल थेरेपीज जो शो करती हैं कि ये HIV, एड्स एंड कैंसर पेशेंट एंड क्रोनिक डिसीज में काफ़ी इफेक्टिव होती हैं प्रिवेंटिव केयर में ये। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है इन मेन स्ट्रीमिंग ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। सबसे पहला है कि मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। तो इसमें है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में बोला था, ऑब्जर्व किया था कि प्लान्ड एफर्ट्स होने चाहिए इसको फंक्शनिंग, जो प्रैक्टिशनर है उसको फंक्शनिंग करने के लिए, जो इनको डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इंटीग्रेट करने के साथ साथ। बट रिसेंटली अब जब NDA गवर्नमेंट वगैरह आई उसके बाद से आयुष और एलोपैथी हेल्थ सिस्टम को प्रमोट करने लगी है। 2014 में आयुष मिनिस्ट्री बनी थी, तो अभी तक की तो अलग अलग चला आ रहा था। नेक्स्ट है कि इसकी फाइनेंसिंग बहुत स्कीव्ड है। तो अगर देखा जाए तो 2020 और 21 का जो बजट था उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 86,200 करोड़ मिले और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को सिर्फ 3,050 करोड़ एलोकेट हुए थे। तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है दोनों के देखा जाए तो। अगर तो अच्छे से इनके गैप को अगर कम किया जाएगा उनके, तो रिसर्च और एजुकेशन ट्रेनिंग भी काफी खर्चा हो सकता है फिर। नेक्स्ट है कि लो एक्सेप्टेंस ऑफ आयुष। एक्सेप्टेंस पीपल एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो हॉस्पिटलाइज केयर में सिर्फ 1%, लेस देन 1% पेशेंट हैं जो आयुष को एक्सेप्ट करते हैं। अगर फिर नेशनल हेल्थ सैंपल सर्वे इन 2014 ने जो इंडिकेट किया था कि ओनली 6.9% ऑफ पेशेंट seeking outpatient care opted for Ayush, or in the case of hospitalized care, the proportion is less than 1%. फिर नेक्स्ट है कि ये स्टेट सब्जेक्ट पे हेल्थ आता है। तो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है नेशनल लेवल इस इनिशिएटिव चलाने में। इसके सब एक अच्छा एग्जांपल ये है कि महाराष्ट्र ने ऐसा अडॉप्ट किया है कि आयुष डॉक्टर को 1 साल का एक डिप्लोमा कोर्स करके वो एलोपैथी और जो मेडिसिन होती है उनको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो उसमें देखें वे एड में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो पहला है कि फाइनेंशियल गैप को हम लोग सबसे पहले ब्रिज कर सकते हैं। इक्वल एम्फेसिस शुड बी गिवन टू बोथ आयुष और एज वेल एज एलोपैथी सिस्टम। और नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कुड बी यूटिलाइज टू इंश्योरिंग एडुकेट फंडिंग ऑफ बोथ द सिस्टम। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी। गाइडलाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के लिए कि जो प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेक्निकल गाइडलाइंस एंड मेथोडोलॉजी फॉर रिसर्च इनटू प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस एंड प्रैक्टिशनर्स। तो ये हेल्प करेगा हमको प्रमोट करने में इसकी सेफ्टी, इफिकेसी एंड क्वालिटी ट्रेडिशनल मेडिसिन की। नेक्स्ट है कि हम लोग जो ट्रस्ट है बिटवीन एलोपैथी एंड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के बीच का, उसको जनरेट करना चाहिए, हमको करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन एलोपैथिक एंड आयुष प्रैक्टिशनर इज पैरामाउंट, सबसे पहले ये गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। अनलेस दे रिस्पेक्ट ईच अदर सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस एंड वर्क एज अ टीम, देयर वुड ऑलवेज रिमेन अ schism in the health system. Mutual respect will encourage cross learning as well as cross referrals. Next है कि integration into health system, national health system. Its poorer proper integration into national health system will enable consumer to have a wider choice. अगर national health system में improve हो इंटीग्रेशन हो गया तो जो पेशेंट होगा उसके पास वाइडर चॉइसेस होंगी जिसकी चाह वो जो जिससे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।
तो अभी इसी डायरेक्शन में 2020 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद एजुकेशन इसको रेगुलेशन को 2016 को अमेंड किया था। तो उसमें इंक्लूड कर लिया था कि जो पीजी स्टूडेंट थे आयुर्वेदा के उनको 58 टाइप्स की जनरल सर्जरी के लिए अलाउ कर दिया था। इसके अगेंस्ट काफी सारे प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो इसमें हम लोग अभी ऊपर बॉक्स शूट है, हाँ, उसमें देख लेते कि इसमें इंडिया ने प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किया। तो सबसे पहले तो यही कि आयुष सिस्टम जो लॉन्च किया था उसमें आयुष मिनिस्ट्री इन्होंने 2014 में बनाई थी। तो पहला हो गया कि नेशनल आयुष मिशन इन्होंने लॉन्च किया टू प्रमोट आयुष मेडिसिन सिस्टम थ्रू कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम, फैसिलिटेट द इन्फोर्समेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी ड्रग्स एंड सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ आशु एंड एच रॉ मटेरियल्स। इसके लिए नेशनल आयुष मिशन चलाया था इन्होंने कि उसके जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी में रॉ मटेरियल वगैरह यूज होता है उसके लिए। नेक्स्ट है कि चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, मेडिकल टूरिज्म के फील्ड में आयुष को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए चैंपियन सर्विस चलाया था। नेक्स्ट है कि आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो एक इसको प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट आयुष प्रोडक्ट मेडिसिन सर्विसेज एक्सपोर्ट टू इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल फॉर पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन। तो इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज में एस्टेब्लिश करने के लिए एग्जीबिशन वगैरह के लिए इंटरनेशनल एजेंसी के साथ कोलैबोरेट हो, जैसे WHO, आईएसओ के लिए, इसके लिए आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई थी। नेक्स्ट है आयुष स्वास्थ्य योजना। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो क्वाइन करी गई, तो क्लासिकल आयुष इंटरवेंशन फॉर प्रमोटिंग कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुष मेडिकल हेल्थ यूनिट इन रेप्यूटेड आयुष एंड एलोपैथी इंस्टीट्यूशन। आयुष स्वास्थ्य योजना ही चलाई थी। नेक्स्ट है कि आयुष इंफॉर्मेशन सेल, जो 31 कंट्रीज में आयुष इंफॉर्मेशन सेल सेटअप किया गया, जो आयुष के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो किसी को कुछ और ऐड करना तो कर ले। तो इसमें एक पहली चीज कि अभी तो न्यूज में सुना भी होगा, लाइफ क्या है, लाइफ G7 में बेबी इसको डिनोट करा था। फिटनेस से रिलेटेड था क्या? ये अभी जो रिसेंट वाला G7 से हुआ था। हाँ नहीं, COP26 में हो चुका था, अभी G7 में भी इसको वापस से मतलब प्रमोट करा था। क्या है लाइफ? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो यही है दैट योर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बेसिकली शोज कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो एनवायरनमेंट से जनरेट होता है, एनवायरनमेंट को सपोर्ट भी करता है, राइट। सो उस केस में जो हमारी ये ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है कि इस मूवमेंट के थ्रू काफी प्रमोट होगी, राइट। सेकेंड, एक अल्मा आटा डिक्लेरेशन है, वो किसके बारे में? ठीक है। सो अल्मा आटा डिक्लेरेशन इज अबाउट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, राइट। सो इंडिया में अभी 30,000 प्लस प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है एंड ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के थ्रू ही आपको सबको हेल्थ प्रोवाइड करवानी है, सबकी हेल्थ केयर इंश्योर करनी है। ऐसा करके हमने कलमा आटा डिक्लेरेशन करा था 1978 में, जिसको अभी 40 साल हो गए थे 2018 में। सो वापस इसको रीइंफोर्स करा था, तब PSC थोड़े से न्यूज में आए थे। अगेन ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके जो हमने यहाँ पे फैक्ट फिगर पढ़ा ना कि रूरल एरियाज में हाई प्रोपोर्शन है आयुष डॉक्टर्स का, राइट। एलोपैथी डॉक्टर सिर्फ 34% ही है। सो PSC को अगर प्रमोट करना है, वाइबल बनाना है, उनको उनसे इनकम जनरेशन की वजह एक अच्छा हेल्थ कवर करवाना है। सो उसके इसके लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन इज अगेन इम्पोर्टेंट टूल, राइट। ठीक है। और उसके अलावा एक मेडिकल टूरिज्म को यहाँ पे पढ़ा था, तो कितने बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री अपन इसको एस्टिमेट करते हैं, मेडिकल टूरिज्म? सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आते हैं अपने यहाँ। हाँ करेक्ट। US, बांग्लादेश, ये सब
बांग्लादेश से मैक्सिमम आते हैं, और वैल्यू टर्म्स में यूएस भी अच्छा खासा करता है। सो एस्टिमेटेड है कि $280 बिलियन इंडस्ट्री बन सकती है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, राइट। और इंडिया में ही अगर प्राइवेट का सेक्टर थोड़ा सा सही से काम करे, सो टीयर 2 टीयर सिटीज में इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अराउंड $85 बिलियन इंडस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, राइट, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, है ना। ये मतलब अकेला सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को। इट इज बेसिकली कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जो पोटेंशियल है उसको यूज करते हुए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो ग्लोबल है उसको कॉम्प्रिहेंड करते हुए अपन $85 बिलियन इंडस्ट्री भी कर सकते हैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के दम पे। तो शॉर्ट में ये है दैट देयर इज अ हाई पोटेंशियल ऑफ मेडिकल टूरिज्म, राइट। एंड इंडिया उसमें चैंपियन सर्विस सेक्टर भी चला चुका है, तो ये बताता है कि कितना इंपॉर्टेंट है मेडिकल टूरिज्म इंडिया के लिए, राइट। तो इसका भी हम उतना बड़ा प्रोपोर्शन निकाल नहीं पा रहे, कोविड के बाद एग्जैक्ट फिगर अभी तक आया नहीं है कितना है, राइट। तो अब जब भी वो अपडेट होगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। सो इन तीनों को याद रखना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन काफी काम आएगी, अल्मा आटा डिक्लेरेशन जो कि पीएचसी को ले गए, एंड थर्ड जो मेडिकल टूरिज्म है वो। उसके अलावा जैसे सर ने बताया इसमें जो की पॉइंट्स थे वो शायद टॉपिक ने कवर कर ही लिया, ठीक है। हाँ, ठीक है अंकित सर। अगला था स्वप्निल सर का, राइट। हाँ राइट, ठीक है सर। ठीक है। वन हेल्थ, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक हेल्थ वाला, कहीं पे मतलब सब जगह यूज़ होगा इसका। तो व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैम आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अभी आ रही है क्या? Am I audible now? हाँ हाँ, ऑडिबल है। I'm saying health is basically physical and mental well-being, psychological also of a person. राइट राइट, मतलब WHO के टर्म्स में उन्होंने दिया है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी। मतलब वो सब उसमें सोशल भी था, आपने जो बोला उसमें। तो ठीक है, जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, ऐसे कीवर्ड्स मतलब यूज़ कर सकते हैं ऐसे में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन्होंने लॉन्च किया है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में। तो वन हेल्थ ये बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए वन हेल्थ फ्रेमवर्क बाय वन हेल्थ सपोर्टिंग यूनिट। तो इसका की ऑब्जेक्टिव है कि डेवलप ए नेशनल वन हेल्थ रोड मैप बेस्ड ऑन लर्निंग, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा पायलट प्रोजेक्ट से। तो इंटर मिनिस्ट्रियल वन हेल्थ कमेटी बनाई गई है, उसके चेयरमैन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र रहेंगे। प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी है, तो उसके मतलब बहुत सारे मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट होगा इतना। तो नीचे है सम ऑफ द की activities to be undertaken as a part of the pilot project include institutionalizing the mechanism for data collection on disease outbreaks, prevalence management and integration of the data with digital architecture of the national digital livestock mission। तो ये जो पॉइंट है ना, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द मैकेनिज्म फॉर डेटा कलेक्शन ऑन डिसीज आउटब्रेक, और नीचे वाला पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ द डेटा एक्सेट्रा, ये वे फॉरवर्ड में आप डेटा से रिलेटेड कहीं भी आ सकता है तो ये लिख सकते हैं। ये दोनों पॉइंट हेल्थ का आएगा तो लिखना ही है हमें, ठीक है। साइड में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो मतलब खुद से भी पढ़ सकते हैं या पढ़ने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। आई डोंट थिंक कि ठीक है। अबाउट वन हेल्थ, तो वन हेल्थ क्या है कि कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टरल एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच वर्किंग एट लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल to achieve optimal health and well-being outcomes, recognizing the interconnections between people, animal, plants and their shared environment। तो ये बेसिकली मतलब नीचे जो दिया है डायग्राम उसमें बताया है अच्छे से कि जो ह्यूमन हेल्थ है, एनिमल हेल्थ है और एनवायरनमेंट है, तो इसमें इनका एक ए जो है इंटरडिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम एक कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टरल, एक ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच रखेंगे जिससे हम ऑप्टिमल हेल्थ और वेलबींग आउटकम्स अचीव कर पाएंगे। तो यही वन हेल्थ है।
तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें दिया है कि क्या क्या उसके फैक्टर्स है। डाइट है, सिक्योरिटी फूड, एंटीबायोटिक्स, इंटेंसिव लाइफ स्टॉक, डिसीज वेक्टर, बायोडाइवर्सिटी लॉस एट्सेट्रा, डिफॉरेस्टेशन। तो एक ठीक है, अफॉरेस्टेशन के लिए एक हम ये देखते हैं, एक चैलेंज करके होता है, मतलब एक इनिशिएटिव है, तो उसका वो क्या है। बेसिकली ठीक है, मैं बता देता हूँ। बोन चैलेंज करके एक है, उसमें हम पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब उन्होंने दिया है। सोशल डिटर्मिनेंट्स, ये काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड है, इसमें से आप ले सकते हो लिखने के लिए। ठीक है, साइड में देख लेते हैं कि ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या है इसमें। Pilansberg Resolution 2001, it was targeted at multilateral, bilateral donors, governmental authorities to consider potential wildlife health impacts in development project। तो वही जो वाइल्ड लाइफ के लिए क्या इम्पैक्ट हो गए वो कंसिडर करेंगे। तो बाय द वे पिलांसबर्ग साउथ अफ्रीका में आता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वन वर्ड वन हेल्थ। ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंट्रोड्यूस द टर्म वन वर्ड वन हेल्थ। तो इन्होंने कुछ 12 रिकमेंडेशंस दिए हैं, मैनहट्टन प्रिंसिपल्स दैट फोकस ऑन एस्टेब्लिशिंग ए मोर होलिस्टिक अप्रोच टू प्रिवेंटिंग एपिडेमिक डिसीज एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम इंटीग्रिटी। इकोसिस्टम इंटीग्रिटी एक कीवर्ड हो गया, मतलब कहीं भी आप इससे रिलेटेड कुछ आए ना तो कंक्लूजन में लिख सकते कि मैनहट्टन प्रिंसिपल्स बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड holistically in order to prevent epidemic diseases and maintaining ecosystem integrity। तो अच्छा सा कंक्लूजन बन जाएगा। देन नेक्स्ट है चैलेंजेस इन एडॉप्शन ऑफ वन हेल्थ स्ट्रैटेजी। तो वही नॉर्मली जो पॉइंट होते हैं वही इसमें दिए है। डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा अच्छे से। लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस, जो अवेयरनेस है वो कम है लोगों में, तो इसलिए इंक्लूसिविटी कम है उसमें, तो इसलिए हर्डल्स आ रहे हैं। देन सिस्टमिक इश्यूज, जो most nations do not have institutions whose primary mission are animal disease surveillance, control and prevention etc। उसके रिगार्डिंग जो है उसका शॉर्टेज है, वेटरनियरियंस वगैरह एनिमल डिसीज के लिए। तो वही सब दिया है इसमें। तो साइड में एक दिया है अच्छा सा डायग्राम, इंटीग्रेटिव हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, इंटरवेंशन, रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, ये सब दिया है। सेम ही लिखा है जो ऊपर था, थोड़े से अलग पॉइंट है, थोड़े से एनर्जी, अर्बनाइजेशन वगैरह इंक्लूड किया है। तो वही सिर्फ डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया है उन्होंने, तो अच्छा रहेगा ये भी आंसर्स में लिखने के लिए। वाई वन हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। तो as earth population grows, our connection with animals and environment changes। तो वही people live closer together, changes in climate and land use, more global travel and trade, मतलब ग्लोबलाइजेशन में एनिमल्स आर मोर देन जस्ट फूड। ये समझ नहीं आया मुझे, क्या है एनिमल्स आर मोर देन जस्ट फूड। मतलब कहना होगा। हाँ, बिल्कुल। I think they're उसका मतलब ये है कि they are also living beings. They also need care, health care वगैरह and all. They are not just human beings food. ओके, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, राइट? तो मोहल्ला क्लिनिक के सामने ही, क्या बोलते हैं, मुर्गी बेच रहे हैं, या मतलब इन सॉर्ट ऑफ की मीट स्टेशंस लगे हुए हैं, राइट? तो एक तरीके से दिखा रहे हैं कि आपने हेल्थ केयर को लेके, एक ह्यूमन हेल्थ केयर को लेके तो सिस्टम बिठा लिया, बट आपने उसी वक्त पे सामने के सामने एनिमल्स जो है एज अ फूड ही ट्रीट कर रहे हो, उनके हेल्थ केयर को लेके कुछ भी नहीं करा। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि एनिमल्स आर मोर देन जस्ट फूड, एंड आप नहीं रखोगे, सो इन दैट केस जूनोटिक डिजीजेस और ये सारी जो चीजें हो रही है वो एक ऑफ शूट है इस पर्टिकुलर पॉइंट के वायलेशन का, ऐसा मुझे समझ में। राइट। One health approach tackles shared health threats by looking at all angles, human, animal, plant। वही दिया है। तो way ahead, तो consensus building,
वही मतलब नॉर्मली पॉइंट है कि कल्टिवेट चैंपियंस इन डिफरेंट सेक्टर्स हु कैन एग्री ऑन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स that promote innovation, adaptation, flexibility in terms of political, financial, administrative accountability. तो ये सब में एक कंसेंसस बिल्ड करना है. एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके लिए स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना पड़ेगा. मेन स्ट्रीमिंग वन हेल्थ. Success is likely if One Health initiatives are institutionalized in existing structures and not championed by novel structures outside of mainstream system. ए बी कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? से फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं ना जो कि अपना प्रोग्राम चलाते हैं. सो उनका कहने का ये है कि किसी को फिलेंथ्रोपी सूझती है तब अभी ये हॉट टॉपिक चल रहा है तो उसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया. इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वो बना तो रहे तो इनको नोवल स्ट्रक्चर्स तो है बिकॉज ये अपने आप में स्टेट ऑफ आर्ट है. हाउएवर ये अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उनके साथ कहीं से कहीं या तो मेल नहीं खा रहे या फिर साइंटिस्ट या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सही से नहीं कर रहे. ये जो लैक है ना उस कारण से एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स सही पॉलिसीज नहीं बना पा रहे. सो मेन स्ट्रीमिंग वन हेल्थ का मतलब है कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स है वो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो. जब वो कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली वन हेल्थ का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा मेन स्ट्रीम हो पाएगा अन इंस्टीट्यूशन के मैंडेट में या फिर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट फंडिंग फॉर एनिमल हेल्थ प्रोग्राम. तो वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. एजुकेशन, ये वन हेल्थ जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जो मेडिकल स्कूल करिकुला है. और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस. तो काफ़ी मतलब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हम यूज़ कर सकते हैं जीएस और एसएस में. किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? ये वाला एक बार फैक्ट जरूर एक बार देख लेना सब लोग कि 60% of pathogen cause human disease like COVID-19. Right, with 75% emerging human pathogens are of animal origin. Then about 800 million people go to bed hungry. More than 20% of global animal production losses are linked to animal diseases. Environment में क्या है? So human actions have severely altered 75% of terrestrial environment and 66% of marine environments. एंड फाइनली रूरल कम्युनिटीज जो कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन पे काफी डिपेंड करती है. सो एक डायरेक्ट थ्रेट है उनकी इनकम को. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे डेटा फिगर्स देके रखे. थोड़ा सा अलग से साइड में नोट बना के रट ही लेना. राइट, ठीक है. और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें कि अगला आर्टिकल में चले? ठीक है. सो अगला है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी या रामजेट टेक्नोलॉजी SFDR. सो डीआरडीओ ने अभी क्या करा, उसने फ्लाइट टेस्टेड SFDR बूस्टर एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. वहां पे सक्सेसफुली इस SFDR बूस्टर को टेस्ट करा. सो खास क्या है, पहले तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते. तो हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली. लार्जेस्ट R&D विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. एंड उसका अब एक नया ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेप्ट एम्पावरिंग इंडिया टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम. 1958 में अमलगेशन के थ्रू बना था. उसमें एक पार्ट था TD या टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी और एक था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन. राइट, उसके बाद DRDO का पहला प्रोजेक्ट जो था इट वाज फॉर इंडियन मिलिट्री वाज in surface to air missile or SAM known as Project Indigo, right? And fire and forget missile is developed by DRDO under Integrated Guided Missile Development Program IGMDP. तो ये थोड़ा सा बॉक्स देख लेना. इसमें से एक दो बातें याद रखने लायक अच्छी बात है बिकॉज एक दो साल पहले आई थिंक मेंस आंसर राइटिंग में सॉरी मेंस में एक क्वेश्चन ही आया था DRDO को लेकर. ठीक है, अब चलते हैं अबाउट SFDR को लेकर. The first flight of SFDR developed under a joint Indo-Russian R&D project was tested in 2018 and speed of Mach 3 अचीव कर ली थी. तो Mach क्या होता है? Speed of an object with respect to speed of light. Sorry, sound.
speed upon speed of that is speed of an object upon speed of sound, right? So ये डिनोट करता है कितना मैक है. एंड जो रामजेट इंजन से सबसोनिक सेक्टर में वर्क करते हैं, ये याद रखना. अब इसको लेके अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे. अभी अपन फट से देखते हैं कि SFDR को लेके क्या क्या है. So it's a missile propulsion system that includes a thrust modulated ducted rocket, and the system utilizes a solid fueled air breathing ramjet engine. Unlike solid propellant rockets, the ramjet takes up oxygen from the atmosphere during flight. Thus, it is light in weight and can carry more fuel. And the missiles can hit the target in the ranges from 70 to 340 kilometers. Now, ये डेवलप किसने करा है? सो हैदराबाद में DRDO लेबोरेटरी ने डेवलप करा है इन कोलैबोरेशन विद अदर लेबोरेटरीज, जो कि है हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत या फिर हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी एट पुणे. Now, significance क्या है? So it enables the missile to intercept aerial threats at very long range at supersonic speeds and high accuracy. It will help to develop long range air-to-air missiles. An air-to-air missile which use SFDR technology can achieve longer range as they do not require oxidizers. So short में यहाँ पे उन्होंने जेट इंजन, रामजेट और स्क्रैमजेट को देके रखा है. तो ये जो ब्लू सेक्टर है ना, ये जो जहाँ ब्लू देख रहे हो, यहाँ से हवा आ रही है, राइट? सो प्लेन में जो भी बैठा होगा, जहाँ अगर प्लेन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो ये जो इंजन्स बने हैं इनके जो इनलेट है, ठीक है, ये जो हवा इस इनलेट पे जा रही है, ये यहाँ से एंटर हो रही है, राइट? अब जेट इंजन में क्या रहता है? ये पूरा कंप्रेसर पार्ट रहता है. इस कंप्रेसर पार्ट का खुद का एक वजन रहता है. अदर देन दैट वी हैव ऑक्सीडाइजर्स आल्सो. ऑक्सीडाइजर्स आप यूज करते हो तो मैक्सिमम वेट बोल ले या फिर एक सिग्निफिकेंट वेट जो है प्लेन्स का, वो खुद ऑक्सीडाइजर्स ले लेते हैं. सो इन दोनों को ओवरकम करने के लिए हमने रामजेट और स्क्रैमजेट डेवलप करा. रामजेट में क्या है? रामजेट में अगेन जो विंड्स आ रही है वो नीचे कंप्रेस हो जाती है, एंड ये जो कंप्रेस विंड्स है यहाँ पे एक हीट, क्योंकि हाई प्रेशर है तो हाई टेम्परेचर हो जाता है, राइट? सो जो टेम्परेचर इंक्रीज है, इस कारण से ये आप देखोगे एरिया रेड है, राइट? और इसी में आप कंबशन करा देते हो. जैसे आप इसमें कंबशन करा देते हो तो यहाँ से आउटलेट है, एंड दिस आउटलेट फर्दर प्रोपेल्स द प्लेन या फिर रॉकेट जिसके साथ वो अटैच्ड है. उसके बाद आता है स्क्रैमजेट. अब रामजेट और स्क्रैमजेट में क्या डिफरेंस है याद रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा. स्क्रैमजेट को हमेशा एक हाई स्पीड व्हीकल लगेगा. क्यों लगेगा? बिकॉज स्क्रैमजेट ओनली वर्क्स इन सुपरसोनिक रेंज, ठीक है, सोनिक और सोनिक अबव, while रामजेट वर्क्स ओनली इन सबसोनिक. क्या होता है सबसोनिक? तो सबसोनिक इज लेस देन मैक 1. मैक 1 इज योर स्पीड ऑफ साउंड, राइट? सो मैक 1 से, इनफैक्ट मैक 1 से बहुत ही कम स्पीड जो रहती है वो सबसोनिक कहलाती है. जब इस रेंज में विंड चल रही है, रामजेट उसमें बहुत अच्छे से वर्क करेगा. जैसे जैसे विंड का प्रेशर बढ़ेगा, ये जो यहाँ पे इनलेट है ना एयर का, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होना स्टार्ट हो जाता है. इनफैक्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है ना, प्रॉपरली एयर उसमें आ नहीं पाती है हाई स्पीड में. काफी ना कंप्रेस रहती है और डायरेक्टेड रहती है. इस कारण से यहाँ कंप्रेशन कम होता जाता है. कंप्रेशन कम होता जाता है तो कंबशन ज्यादा लगेगा. इस कारण से ये जो मिडल पार्ट है दैट starts to heat up a lot, and that is the reason why m greater than 1 या m equal to 1 इसके ऊपर रामजेट यूज नहीं करा जाता है. इसलिए हमने डेवलप करा स्क्रैमजेट. तो स्क्रैमजेट क्या है? वो सुपरसोनिक रेंज में वर्क करता है, बट अगेन उसकी नेसेसिटी क्या है? सुपरसोनिक. तो इसके लिए स्क्रैमजेट को हम किसी ऐसे व्हीकल में अटैच करते हैं जो कि पहले उस मतलब उस व्हीकल में जनरली 2 इंजन रहते हैं. तो पहला जो इंजन है वो काम करेगा उस पूरे व्हीकल को सुपरसोनिक या सोनिक रेंज में ले जाने का. फिर जब उसकी स्पीड मैक 1 के ऊपर चले जाती है तब हम स्क्रैमजेट यूज करते हैं उसको गाइड करने के लिए या उसकी फ्यूल टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, राइट? तो ये होता है स्क्रैमजेट का एक फैलेसी, ये होता है रामजेट का फैलेसी. तो याद रखना अगेन, रामजेट कैन ओनली बी यूज्ड इन सबसोनिक, एंड सबसोनिक इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, राइट? And scramjet can only be used in sonic or supersonic. That is, m is generally greater than या equal to 1. ये हो गया उसका टेक्निकल या फिर उसका बोले एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस. तो यहाँ पे उन्होंने देके रखा है रामजेट, स्क्रैमजेट और ड्यूअल मोड रामजेट में डिफरेंस क्या क्या है. सो रामजेट मैंने जैसे अभी अपन ने देखा क्या है,
that air breathing jet engine that uses the vehicle's forward motion to compress incoming air or combustion. अब इन्होंने यहाँ पे गलत देके रखा है, आई थिंक, हाँ, या ठीक है, कोई नहीं. तो हाँ, वर्क्स मोस्ट एफिशिएंटली सुपरसोनिक स्पीड्स अराउंड मैक 3 एंड कैन ऑपरेट अप टू स्पीड्स ऑफ मैक 6. ऐसा होता नहीं है. And the efficiency start to drop when the vehicle reaches hypersonic speeds. Does not have any turbines unlike the turbojet engines. तो ये जो हमने यहाँ पे कंप्रेसर वाला पार्ट देखा था, जिसके कारण लोअर स्पीड्स पे अच्छा खासा कंप्रेस कर रहा था, दैट इज व्हाट इज रिमूव्ड. एंड जो एयर है अब हम उसको डायरेक्टली एंटर करने देते हैं. सो बिकॉज ये कंप्रेसर पार्ट नहीं लगा है, ये सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं लगा है, वजन कम हो जाता है, एंड बिकॉज द प्लेन बिकम्स लाइटर, इट कैन गेन मोर स्पीड. Scramjet, improvement of the ramjet engines, efficiently operating at hypersonic speeds and allows supersonic combustion. Uses hydrogen as fuel and oxygen from the atmospheric air as the oxidizers. And दोनों का कोई मूविंग पार्ट नहीं है. एक इनलेट है, एक कंबस्टर है. कंबस्टर जिसमें हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड अ फ्लेम होल्डर एंड अ नोजल, राइट? बिकॉज वी नो एक फ्लेम के लिए क्या क्या चाहिए रहता है. वी नीड अ फ्यूल, वी नीड ऑक्सीजन, एंड वी नीड अ इग्निशन डिवाइस. तभी यहाँ पे फ्लेम जनरेट होगी, राइट? सो बस यही 3 कंपोनेंट्स रहते हैं स्क्रैमजेट और रैमजेट में. ड्यूल मोड रैमजेट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ जेट इंजन वेयर अ रैमजेट ट्रांसफॉर्म इनटू स्क्रैमजेट ओवर मैक 4 to 8 रेंज. इट कैन एफिशिएंटली ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबस्टर मोड्स. ठीक है. सो ड्यूल मोड रैमजेट का क्या फायदा है? दैट इट प्रोवाइड्स द इजी ट्रांजिशन. इसे हवा अभी सबसोनिक में चल रही है, व्हीकल सबसोनिक में चल रहा है, सो इट कैन ऑपरेट इन दैट रेंज एज वेल एज इन सुपरसोनिक रेंज, राइट? सो रैमजेट, स्क्रैमजेट व्हिच इज सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, एंड देन ड्यूल मोड रैमजेट व्हिच कैन बी सेट कि इन दोनों के बीच का एक इंटरफेस है, राइट? या इंटरलिंकिंग, क्या बोलेंगे उसको, हाँ नहीं, उनके दोनों के बीच का एक फेस जो है वो एक ड्यूल मोड रैमजेट के थ्रू अपन डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. सो इतना ही था. इंडिया के अलावा रशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड चाइना, इन सब लोगों ने स्क्रैमजेट सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया. क्योंकि स्क्रैमजेट की, जैसे मैंने बोला, क्या है पहली कंडीशन? दैट इट कैन ओनली ऑपरेट इन कंडीशंस वेयर एयर इज इन सुपरसोनिक स्टेट, राइट? सुपरसोनिक से मतलब है कि व्हीकल को जब खुद सुपरसोनिक में रहेगा तो ये विंड्स जो है इनकी एंट्री लेवल भी एक सुपरसोनिक फॉर्म में रहेगी, राइट? तो इसके लिए स्क्रैमजेट नीड्स अ सेकंड इंजन which is able to lift the whole vehicle in a supersonic state, right? तो हम 5th कंट्री है जिसने सक्सेसफुली अगेन अगेन स्क्रैमजेट को टेस्ट करा है. एंड बाय द वे इन चारों कंट्रीज ने भले ही टेस्ट करा हो, बट कुछ लोग मानते हैं कि रशिया, ऑस्ट्रेलिया के जो एक्सपेरिमेंट्स स्क्रैमजेट को वो वेरीफाइबल नहीं है, राइट? सो उस पर कंटेंशन है, बट स्टिल वी आर 5th कंट्री all over the globe which have successful scramjet and scramjet technologies for their missile as well as vehicle, right? मिसाइल में भी यूज होता है, व्हीकल में भी यूज होता है. ये था रैमजेट टेक्नोलॉजी को लेके. ठीक है. इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, तो आगे चलते हैं. विक्टर मैम, आपका था ये सन? Yes, sir. तो I'll start. तो this is European Organization for Nuclear Research. ये इसलिए था न्यूज में क्योंकि there's a collider or particle accelerator which is called Large Hadron Collider. ये 3 साल के बाद फिर से वापस इसको शुरू किया गया, मतलब they have started it. The reason why it was shut down was for some maintenance purpose, that is like almost 3 years ago. तो ये जो LHC है, this is CERN's flagship particle accelerator. So this is important. LHC comes under CERN. So let's see what this LHC is. So it was started in 2008, and also it consists of 27 kilometer ring of superconducting magnets जिसके अंदर tubes जैसा होता है, and particles are sent through a beam in 2 opposite directions from 2 sides. So when the beams, the particles in the beams, they collide at one particular point,
एंड बिकॉज ऑफ द कोलिशंस पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, जनरली प्रोटॉन्स को ही लेते हैं। तो ये जो प्रोटॉन्स है जब दूसरे प्रोटॉन्स के साथ कोलाइड होते हैं तो दे ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, तो वो म्यूऑन्स होते हैं या क्वार्क्स होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। तो the utility of this large hadron collider is basically they study the muon particles which are subatomic particles. Isko padhte what they try to study is they try to study the universe, origin of universe, how universe has come to this stage ya uske pehle kya tha. And one more important point is by studying these subatomic particles they are also trying to find out, एक speculation है कि there is also a fifth natural force जो which is generally called as dark energy. तो जो चार पहले जो हम यूजुअली पढ़ते हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक फोर्स। अभी इस पार्टिकल एक्सेलरेटर में ये कोलिजन्स करके ये लोग दे वांट टू प्रूव और थियराइज दैट देयर इज आल्सो अ फिफ्थ नेचुरल फोर्स जिसको डार्क एनर्जी बोलते हैं। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड आउट what dark matter is, because dark matter is something which neither absorbs radiation nor it emits radiation, and it is also not identified by any other device. So they're using this LHC to find that out. So let us see what CERN is. CERN actually ये यूरोपियन कंट्री का है, तो they have their own language. स्विस लैंग्वेज में, स्विस और फ्रांस लैंग्वेज में होता है। तो इन इंग्लिश जनरली वी कॉल इट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। तो इट वाज फाउंडेड इन 1954, जेनेवा में है ये। एंड यूनेस्को के एक इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग में इसका मतलब ये हुआ था टू एस्टैब्लिश इट। Then the main area of this whole organization is particle physics. Particle physics is basically which studies about subatomic particles, उनके properties वगैरह। तो ये जो CERN है it has 23 member states. I don't think we have to remember the member states, but इनका जो budget है, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके नेट नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट मनी दे प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज फॉर रिसर्च, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह। एंड मेंबर्स के अलावा दो और कंट्रीज भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, वो है ऑब्जर्वर स्टेटस, मतलब ऑब्जर्वर कंट्रीज एंड एसोसिएट मेंबर्स। Japan, Russia, and USA are observer members, and they have some special, because they contribute something special to the organization, they have been given this observer status. And ये जो associate members हैं, they also contribute something to the budget as well as the experiment. तो India is the associate member, that we have to remember. And क्या फायदे हैं associate members होने के? That is one thing is we'll be getting access to scientific data. जो भी particle physics में जो भी experiments होते हैं, papers published जो होते हैं, Indian scientists or Indian government can get access to that data. And along with that, we can also send our scientists as staff members to that organization. And एक जो policy है उनका, we can also we also will be having a larger say in that policies. हमारे जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज जो बोलते हैं, वो भी वहाँ जाकर they can learn something, they can contribute to that organization, and they can come back and invest in India. तो हमारा R&D जो है साइंस एंड टेक का, वो भी it will be useful for us. Then we have also signed many contracts with CERN. तो इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस हो, कुछ भी हो, वी हैव पार्टिसिपेटेड इन दैट, कंट्रीब्यूटेड टू दैट, व्हिच विल आल्सो हेल्प द CERN एज वेल एज इंडिया। एंड ये जो अभी हम एसोसिएट मेंबर हैं, तो इसके पहले इन 2003 we had this observer status of CERN. In 2016 we got the associate membership. So maybe after 5 years, like after reviewing every 5 years, we'll soon get the full membership of the CERN status. So, and there are two more initiatives which are
which the CERN has contributed. एक तो जो हम बोलते हैं WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वो CERN के टेक्नोलॉजी से ही हमने बनाया है. एंड वन मोर थिंग इज द ग्रिड, जो हम कंप्यूटर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड है उनका जो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोलते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ग्रिड. वो भी CERN का ही कंट्रीब्यूशन है टू द वर्ल्ड. एंड ओके, हाँ, हमें ये इंडिया एंड CERN का कोलैबोरेशन एक देख लेते हैं. इन 1960s India started some collaboration activities with CERN, which is scientist to scientist institutional collaborations. Universities के जो professors होते हैं, they go to that CERN and they collaborate, they start some projects वगैरह. In 1980s we have टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, वहां से साइंटिस्ट गए हैं CERN में टू कंट्रीब्यूट समथिंग. एंड इन 1991 वी साइंड अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट for 10 years, that is RRCAT जो इंदौर में है. एंड आई थिंक दिस 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स हुए हैं, that also plays an important role, because after that we have signed many other scientific projects वगैरह. तो इन 1996 हमने एक और LHC का जो असली प्रोजेक्ट हुआ था उसके लिए एक प्रोटोकॉल को साइन किया था. देन इन 2003 we were given the observer status, and 2016 we have become an associate member, and soon we'll also become a full member of CERN. तो ये जो CERN है इसने और भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है. जैसे वी जनरली टॉक अबाउट बेटर प्लैनेट, तो इसके लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हम पढ़ते हैं अभी इंडस्ट्री 4.0 जिसमें साइबर फिजिकल सिस्टम, AI वगैरह होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स. सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेक्नोलॉजिकल सेक्टर, दैट इज थ्रू इंडस्ट्री 4.0. दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू leverage the technological power whichever they have in art restoration, and also they're going to develop many technologies will have significant impact in the future. So as I've already told, conclusion में जो है, it is expected that the upgraded LHC, upgraded in the sense जो पहले 3 साल के पहले जो था, now they have much better facilities in the LHC accelerator, so that ज्यादा collisions हो और ज्यादा वो पढ़ सके उस particles के बारे में. तो this will be a major paradigm shift for understanding the origin and evolution of universe. So India has been a part of this experiment, and कुछ भी नया आप discovery होगा तो that will also help for CERN and also India, because Indian scientists have been working hard for this for this organization, and they have been contributing for it. किसको ऐड करना है कुछ आर्टिकल में? वो सेकंड वाला पेज था, ऊपर वाला. कौन सा वाला सर? हाँ, मतलब इसका ही नीचे वाला पार्ट, ये पेज का. तो उसमें फर्स्ट पॉइंटर दिया है ना, नहीं वो नीचे थोड़ा, बेनिफिट्स टू इंडिया. तो एक्सेसिबिलिटी साइंटिफिक डेटा है ना, तो इसे वो टर्मिनोलॉजी है ना इसके लिए, क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म. तो मेंस वाले लोग लिख सकते हैं सीधा. एक्सप्लेन ये सिर्फ साइंटिफिक डेटा के लिए नहीं है, रिसर्च. क्या बोल रहे हो सर? नहीं, मैं वही बोल रहा था, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते, पर आपने कर ही दिया बोलते. हाँ, मतलब ट्रांसनेशनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक मैकेनिज्म है, ग्लोबल मैकेनिज्म. कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क नहीं है, बट टर्मिनोलॉजी काफी सेम है. हम ये CBD में भी देखते हैं. तो CBD में भी वही चीज है कि आप जेनेटिक रिसोर्सेज वाला इंफॉर्मेशन शेयर करो. तो यहाँ पे भी वही चीज है कि आप साइंटिफिक डेटा शेयर कर रहे हो.
तो इफ यू राइट एक्सेसिबिलिटी टू साइंटिफिक डेटा वो भी ठीक है, बट अगर आप स्पेसिफिक फ्रेज लिख रहे हो तो ज्यादा बेटर होगा मेंस के लिए। अच्छा, मेन आर्टिकल तो ओवर हो गया, बढ़िया था। यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ा था, हाँ, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 5.2, किसी को आइडिया क्या है ये? मेटावर्स वगैरह आता है क्या इसमें? नहीं सर। रोबोट वगैरह है क्या? आर्टिफिशियल रोबोट्स ही बोलेंगे, और क्या क्या आता है इसमें? हाँ, काइंड ऑफ, मतलब ये अगेन कोई पूछे तो बोल, ऐसे अपन अभी एग्जैक्टली नहीं बोल सकते क्या है। जापान ने प्रपोज करा था, हाँ ये सही है कि इट्स मोर अबाउट रोबोट्स और स्मार्ट मशीन्स, राइट। बट उनका जो फोकस है वो अगेन जो इसमें था साइबर फिजिकल सिस्टम्स, उसी को एक स्टेप आगे ले जाना है, ह्यूमन का काम और इजी करना है, इन शॉर्ट, राइट। सो जिसने भी वो एसएनऑफ की वो आई रोबोट करके एक पिक्चर आई थी, वो सब देखे हो। सो वो जो है वो एक प्राइम एग्जांपल है इंडस्ट्री 5.2 का, राइट। एंड अच्छा, एक चीज बताना, इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 दोनों सेम है क्या? अगेन इंडस्ट्री 4.0 एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 दोनों सेम है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ, दोनों सेम है, दोनों सेम है, जिसने भी बोला करेक्ट। सो आई आर 4.0 बोलो या इंडस्ट्री 4.0 बोलो या 4 IR बोलो, सब एक ही चीज को डोनेट करते हैं, जो कि जैसे मैम ने बताया, साइबर फिजिकल सिस्टम्स। ठीक है, ठीक है, एक मिनट पॉज कर देता हूँ।